हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, है ना। हमने एलपी के 2018 के सभी सेट्स का सोल्यूशन हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देखिए। और आरआरबी जेई के भी कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया, आप उसको भी देखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अभी जो है रिसेंटली जो पेपर हुआ है एलपी 2024 का, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं, बिना किसी डेटा को चेंज करे हुए, है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 लोगों को बैठा देते हैं उत्तर की ओर मुख करके ना, सबका मुंह इधर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, जी के दाई और कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब है जी जो है बिल्कुल किनारे पे दाई ओर बैठा हुआ है ना। अब इसके दाई ओर कोई नहीं बैठ सकता। जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, तो 3 व्यक्ति ऐसे, तो 1 2 3, ई यहाँ पे होगा तो 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे जी और ई के बीच। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना। तो कैसे, यहाँ पे तो हम बैठा नहीं सकते, यहाँ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तो हम एफ को इधर बैठाएंगे, तो ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी जो है डी के बाईं बायां इधर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे तीसरे पर जो है सी हो गया। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, के जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक दाईं ओर के बैठा हुआ है। अब ये देखिए सारी की सारी कंडीशन किस में मिल रही है, हम अगर डी को यहाँ बैठा दे तो के यहाँ हो जाएगा और तीसरे स्थान पे सी हो जाएगा ना, पहला दूसरा तीसरा ये सी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने सबको बैठा दिया। एक बच गया है, कौन बचा है, बी, तो बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी ये रहा, एफ ये रहा, कितने लोग बैठे, 3 लोग। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, ये हो गए माइक्रोफोन, जिसमें से कुछ जो है स्पीकर है ना, कुछ के लिए हम थोड़ा सा सर्कल कवर करते हैं। कोई स्पीकर पियानो नहीं है ना, तो पियानो को अलग बना देंगे, पियानो, कोई स्पीकर पियानो नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है। देखिए इसके बीच कोई रिलेशन बन नहीं रहा है और दिया भी नहीं है कोई रिलेशन, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसके बीच है रिलेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, कुछ स्पीकर का कुछ हिस्सा जो है माइक्रोफोन में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्ष केवल 2 ही हमारा सही हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द कोइन एज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथे स्थान और दाईं ओर से तीसरे स्थान के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे, है ना। सबको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्थित करना, अरेंज करना है ना, ए से जेड के बीच। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा सबसे पहले ए, फिर उसके बाद आएगा सी, फिर उसके बाद क्या आएगा, आएगा ई, ई, ई के बाद जी,
जी के बाद क्या आएगा, आई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, है ना। हमने इन सबको अरेंज कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार से बने अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथे अक्षर, तो बाएं बाएं ये हो गया चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अक्षर ये हो गया। दाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो दायां ये हो गया, तीसरा कौन सा, एक दो तीन, तीसरा ये हो गया। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर आते हैं, तो जी और आई के बीच कौन आता है, केवल एक ही आता है, GHI, है ना। तो केवल एक ही अक्षर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर ना सेलिंग प्राइस दिया 10 रुपए, उसके मूल्य में 1/11 भाग की हानि होती है, एक पेन का क्रय मूल्य कितना है। देखिए जो हानि होती है, ये प्रॉफिट होता है, ये हमेशा जो है सीपी पर ही कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हो गया हानि का, है ना, ये लॉस को बता रहा है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा ना, हमेशा सीपी से ही बताते हैं। तो यहाँ से इस रेशो में देखें तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, है ना। प्रॉफिट होता तो प्लस में, तो सीपी मिला हमें 11 और लॉस मिला हमें 1 का, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, है ना। ये रेशो कर लीजिए आप, रेशो जो है ये मिला 10 रेशो का 10 रुपए के बराबर, ठीक है। तो एक रेशो से एक मिल रहा है हमें, ठीक है। तो पेन का क्रय मूल्य कितना है, पेन का कॉस्ट प्राइस मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस है 11 रेशो, है ना। एक रेशो बराबर एक है, तो ये हो जाएगा 11 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। यहाँ यहाँ वस्तु की दूरी, दूरी कितनी है ये बताना। देखिए आप इसको अगर डायरेक्ट आपको ये पता हो तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। उसने कहा फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। फोकस जो बना है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु जो है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और फोकस दिया 10 सेंटीमीटर, और हमें ये पता है कि जो है फोकस का दोगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई 20। अब कोई वस्तु का इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब है वो वस्तु भी यहीं पर रखी हुई है ना। अगर आपको ये सारी पॉसिबिलिटी याद हो तो आप इसे बिना सोल्व करे ही आंसर दे सकते थे, है ना। तो उसने कहा कि प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसका केंद्र आ गया, है ना, वस्तु भी वहीं पर रखे, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना। ये जो है प्रकाश की हम उल्टी डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसलिए सारी डायमेंशन जो है नेगेटिव में कंसीडर की जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 20। ये चाहिए तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला से भी थोड़ा कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हैं ना। फोकस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में, सारी चीजें माइनस में, क्योंकि ये सारी इसी साइड बन रही है, और ये सारी हम प्रकाश के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, तो ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी। और प्रतिबिंब बन रहा है, बी बन रहा है, तो -20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यूं हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमें 1/u निकालना है, तो हम 1/v को इधर ले आते हैं, तो 1/f माइनस 1/v हो जाएगा बराबर 1/u के। वैल्यूज रख दीजिए, 1/f की रखें कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10, और v का रखें, ये माइनस है तो देखिए प्लस हो जाएगा, बटा 1/20, है ना। v हो गया हमारा माइनस का 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले ले, ये माइनस को हम इधर लिख लेते हैं, है ना। तो एलसीएम ले ले, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, जिसे भाग करेंगे माइनस का 2 और ये 1 प्लस का, तो घटाएं कितना हो जाएगा, माइनस का 1/20, ये बराबर है 1/u के। तो u कितना हो गया, माइनस का 20। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ा, आपको अगर ये पॉसिबिलिटी पता होती तो आप जो है बिना उसके ही सोल्व कर सकते थे ये विद इन सेकेंड। पहला डैश परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2030 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, वो किया गया था C-295MW। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? वो है यू। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ था प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है अमन शेरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद परिपथ में यदि कूलाम जो है 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? Q बराबर I इंटू टी, है ना। आवेश दिया हमें 100 कूलाम का और टाइम दिया है 50 सेकंड का, धारा को हमें निकालना, तो 50 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा। आई कितना आएगा? 2। क्या? एम्पियर। आप यूनिट्स को भी हमेशा याद रखें, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 एम्पियर। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? देखिए सबके बीच 2-2 वर्ष का अंतर है, तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इन सब बच्चों की आयु का योग दिया है 40, तो 40 से हम भाग कर दें, 5, 40 को 5 से भाग कर कितना हो जाएगा? 8। ये 8 हमें मिला बीच वाले की आयु। आयु ठीक है, क्योंकि कर्मागत है ना, ये देखिए 2-2 का गैप आ रहा है तो कर्मागत वैल्यू हो गई, तो जो भी योग मिले उसको हम भाग कर दें तो बीच वाले का हमें एवरेज का वैल्यू मिल जाएगा। एवरेज से जो है बीच वाले का हमें आयु मिल गई। ठीक है, अब पूछा है सबसे बड़ा बच्चा, तो सबसे बड़ा बच्चा ये अगला बच्चा 2 साल और उससे भी अगला बच्चा 2 साल बड़ा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 साल बड़ा। 8 में 4 जोड़ देंगे, हो गया सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी पूछता सबसे छोटा बच्चा कितने उम्र का, तो यहाँ से -2, ये -2 छोटा छोटा होता जाता, तो 8 में से 4 घटा देते, कितना होता? 4 वर्ष का बच्चा सबसे छोटा हो जाता है ना। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। देखिए x बराबर दिया है 2, 4, 3 और 17 बराबर हमें निकालना है, x की और y की वैल्यूज को निकालना है। अब देखिए ये कैसे करेंगे हम, जो है 25 में 9 की गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 225। इस 225 में 18 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 8, 5, 13, 2, 3 और 1 4, ये 2, 4, 3 आया है हमारा। सेम यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। 17 की हम 9 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 153। ठीक है, और इसमें 18 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, 3, 11, 5, 6 और 1 7, 171। ऑप्शन 4 हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। परागण, परागण है ना, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाक तक स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। ये होता है स्त्री केसर भाग, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, ये जो होता है स्टिग्मा, यही होता है वत्री, वत्रिका, और ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। ठीक है, इसी जो है के पास जो है हमारा जो है पुंकेसर होता है ना। ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ठीक है, और बाकी का हमारा फूल का पार्ट, ये हरा पोर्शन जो इसे कवर करता है और बाकी ये फूल हो जाता है ना, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये जो है परागकण है ना, परागकण कहाँ होते हैं? एंथर में ये परागकण होते मौजूद होते हैं। अब ये परागकण इसमें जब स्टिग्मावती कण में पहुंच जाते हैं तो उसे बोला जाता है परागण। इस प्रोसेस को बोला जाता है परागण या पोलराइजेशन, परागण। ठीक है, जब ये जो है बीज यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा में, है ना, ओवरी के अंदर जो है इसके बीजाणु मौजूद होते हैं और ये फर्टिलाइज होकर के एक युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो क्या सही हो जाएगा? परागण।
परागण हो गया, ये है ना इसका जो परागकण का यहाँ से यहाँ पहुंचना, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, है ना। एंथर क्या हो गया, ये हो गया पुंकेसर, इस पूरे भाग को बोल रहा है वो पुंकेसर, जिसे हम बोलते हैं स्टामेन। स्टामेन, है ना। फिलामेंट और एंथर को मिलाकर बोलते हैं स्टामेन, पुंकेसर। और ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को पूरा मिला के बोलते हैं स्टेरिकेसर या पिस्टिल। ठीक है, तो परागण परागकणों का पुंकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्म पहली को कुछ सेम वही करना है जो भी हमने पहले किया था। अब हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो हमें स्क्वायर मिल रहा है किसका, 23 का, है ना, 23 का स्क्वायर है। तो यहाँ ऑप्शन से ले 18 आ रहा है, 18 में हम 5 जोड़ दें तो ये 23 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर ये हो गया। सेम हम इसमें करते हैं, 21, 21 में हम 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 26, और 26 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 676। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता क्वेश्चन। किसी सौदे पर 30% और 35% की दो क्रमिक छूट डैश की एक एकल छूट में के बराबर है। एकल छूट बनानी है, देखिए कैसे होता है उसको, बोलो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा है छूटों के लिए, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ठीक है, ये हमने ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो 30 प्लस 35 माइनस 30 गुणा 35 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो ये चली जाएगी। 35 से 3 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 105 बटे में है 10, तो भाग करें 10.5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ये हुआ 65। 65 में से 10.5 को घटा दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.5। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 डैश में आयोजित किया गया था, वो किया गया था राउरकेला ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ये एक लंबी सी कैलकुलेशन देती गई, आप ऑप्शन से रखें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। आंसर में दिया 11 और 22, इसको हम चेक कर लेते हैं। 11 की जगह पे आ जाएगा 22 और 22 की जगह पे आ जाएगा 11। ठीक है, 2 से इसे भाग करिए और ये हो जाएगा 33, है ना। 33 की 4 से गुणा हो जाएगी, 22 की 3 से गुणा कर दे, ये हो जाएगा 66 माइनस में, तो हम इसको 2 प्लस 2 में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 33 की 2 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 66 और दूसरा ये 66। ठीक है, तो 56 प्लस 18 माइनस 66 प्लस 66 प्लस 66 और ये प्लस में 11, तो एक 66 से ये 66 कट जाएगा। बाकी को जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 6 20, 20 और 1 21, हासिल 2, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 151, ये हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निर्णात संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वो है प्यारेलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित पुत्री का त्योहार जो सितंबर 2024 में एक घटना के लिए सुर्खियों में था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं, तो वो बनता है लवण और जल। एक एग्जांपल लेते हैं, HCl और NOH, NaOH, ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, है ना। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, H2O प्लस NaCl, ये जल हो गया और ये हो गया लवण, है ना। NaCl होता है ना नमक, साधारण नमक जिसे बोलते हैं। और जो है जब एसिड जो है एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है,
ठीक है, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्ट तो बनाता ही है, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल के साथ चाहे एसिड रिएक्ट करे चाहे बेस रिएक्ट करे, वो बनाता है सल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज को याद रखिए, एसिड एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये सल्ट तो बनाता ही है, प्लस बनाता है ये वाटर। ठीक है, सेम यही वाला एसिड और मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही जो है बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए, है ना। लवण और हाइड्रोजन गैस पूछता तो कौन बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस, ये एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कारण दिया गया है जिसके बाद 1, 2 और 3 क्रमांकित संभावित प्रस्ताव दिए गए हैं। कारण को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि तीनों में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकता है या सकते हैं। कारण क्या है, शहर एक्स में पिछले 2 दिनों से गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की आशंका जताई है। प्रभाव एक क्या हो जाएगा, बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए, ये तो आपदा में एक अवसर की तरफ खोजा जा रहा है, जबकि इस समय भारी बारिश हो रही है ना। तो ये एक प्रभाव गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रभाव दूसरा क्या, शहर एक्स के कई क्षेत्रों में जल जमाव की खबर आ रही है। भारी बारिश हो रही है तो जल जमाव की संभावना बिल्कुल पॉसिबल है। प्रभाव तीसरा, कथित तौर पर कल रात एमजी रोड पर कई पेड़ गिर गए जिससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। है ना, भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि पेड़ गिर गए हो और लोग घायल हुए हो। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों संभावित प्रस्ताव है ना, एक कदापि नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो सबसे पहले हम शेष भाग कितना है वो निकाल लेते हैं ना। जब भी 1/3 1/4 दिए तो हम पूरा भाग मान लेते हैं वो 1 होता है। एक में से 1/3 भाग निकाल दे, 1/4 भाग निकाल दे, एलसीएम में कितना आएगा 12। यहाँ कुछ नहीं है तो एक 12 से भाग कर, 12 को 1 से भाग करें 12 ही आएगा। 3 से भाग करेंगे 4 आ जाए, 4 से भाग करेंगे 3, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 3 7, 12 में 7 घटाएंगे 5/12। तो ये शेष भाग जो मिला हमें ये है 5/12। ठीक है, तो यदि वर्ष के अंत में कुल प्राप्त ब्याज 561 है तो मूल आय कितनी थी। मूल आय को मान लिया कि हमने एक्स है ना। एक वर्ष के लिए निकालना है तो हमें वर्ष को एक साल को लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक अगर 2 साल निकला तो हमें नंबर लिखने की जरूरत होती है ना। तो इस एक्स का जो है 1/3 भाग 7% पर, है ना, इस एक्स का जो है 1/4 भाग 8% पर और इस x का 5/12 भाग 10% के ब्याज पर दिया गया। तो उसे एक साल के अंत में 561 मिला, है ना। अब यहाँ पे टाइम को गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम कॉमन ले लेते हैं x और परसेंटेज को, तो बचेगा क्या 7 ऊपर बटे में 3 प्लस ऊपर क्या बचेगा 8 बटे में 4 और यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10 के 5 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 50/12 बराबर 561, है ना। एलसीएम ले ले कितना आएगा, ये आएगा 12। यहाँ पे 3 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 4 और 7 चौक 28 प्लस यहाँ पे 3 से 4 से भाग करें 3 आएगा 8, 8 तिया 24 प्लस का 50। ठीक है, ये 561 x परसेंटेज, बाकी हम नीचे लिख लेते हैं। इसको इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 हासिल 1, 2 और 2 4 1 5, 5 और 5 10, 102 बटे में आया 12 बराबर 561 और ये x परसेंटेज है।
इसको 2 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। ठीक है, और 17 से 17 तिया होता है 51, है ना। 17 से भाग करें ये 3 बार में चला जाएगा और इसको भाग करें 17 तिया 51, 5 एक बचा, ये भी हो जाएगा 17 तिया 51। 3 से भाग करें तो ये 33 चला जाएगा और 11 बचेगा। यहाँ लिख लेते हैं 11, 11 ये 6 इधर है, ये गुना हो जाएगी तो x परसेंटेज आया 66। इस परसेंटेज को हटाएंगे हमें x की वैल्यू मिलेगी 6600। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 6600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किए गए नवीनतम एनएसएसओ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर कितनी है, वो है 5% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज निकालें तो क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। ये 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो है 5 गुणज है तो जो जो है ये क्रमांक संख्याओं में जो बीच की वैल्यू होती है वही उसका औसत होता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए फोकस किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया, वो दिया गया रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है, वो होता है समबाहु के आकार के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है, वो किया जाता है उत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए किंतु परंतु जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में रखे हुए, है ना। अरेंजमेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बक्से हो गए, एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना है हमें। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है तो नीचे से दूसरे स्थान पर ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ई और जी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, ई और जी के बीच 3, 1 2 3, है ना। अब हमें ये नहीं पता है कि ई ऊपर है या जी, तो हमने ये कर दिया और जी ई को हमने नीचे कर दिया, तो दोनों में से कोई भी ऊपर और नीचे हो सकता है। जी को शीर्षम स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो जी यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको इस साइड लिखते हैं। ठीक है, एफ और सी के एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है ना, एफ को जो है सी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, सी के ऊपर हो गया ई। ठीक है, बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया है, बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया। ठीक है, पहले हम इन सब का अरेंजमेंट करें। अब आप ध्यान से देखिए, जी को हम ऊपर नहीं रख सकते, तो जी को हमें अगर इधर रखें तो 3 यहाँ हो जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे ई नहीं बैठ सकता है ना, और यहाँ पे अगर हम उल्टा करके भी लिखें ई को इधर तो जी इधर, यहाँ ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब दूसरा क्या है कि हम इधर रखें, इधर जी को रख ले, है ना, जी को इधर रखें और 1 2 3, 3 बीच में हो गए, ये हो जाएगा ई। ठीक है, और ई के ऊपर इसने कहा है कि सी होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो गई, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, जी को हम सी नीचे रख दें यहाँ पे और ई को इधर रख दें, तो बीच में 3 हो जाएंगे, 1 2 3 हो गए। और कहा है कि ई के ऊपर सी होना चाहिए, तो ई के ऊपर सी हो जाएगा और सी के ऊपर एफ हो जाएगा, है ना। ई इधर हो गया, 1 2 3, ये इधर जी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा देखिए ये बन गया। अब इसने कहा कि बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा जाने थे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे यहाँ पे बी नहीं हो सकता, तो बी के लिए एक ही जगह बची, वो ये हो गई, है ना। अब बचा कौन है, बचा है ए, बी हो गया, सी हो गया, डी, डी बच गया, तो ये डी के लिए जगह हो गई। सी और ए के बीच कितने बक्से रखे गए हैं,
सी ये रहा, ए ये रहा, तो कितने बच्चे, 1 2 3, 3 बॉक्स है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है। दर्पण है तो वो परावर्तन से ही बन सकता है, ठीक है। अपवर्तन है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब प्रकाश जो अलग अलग डेंसिटी से गुजरता है तो वो अभिलंब की ओर झुकता या अभिलंब से दूर होता है, इस घटना को बोला जाता है अपवर्तन, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 6 टाइम हायर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा, है ना। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो गया तो उसका भार भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन एक हमारा पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के महीनों का औसत मासिक वेतन यह है 8,000 रुपया ना। तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का एक व्यक्ति का मासिक वेतन आ रहा है 8,000 रुपये। तो कितना टोटल कितना वेतन हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल और मई के महीने का औसत वेतन 8,500 है। फरवरी मार्च अप्रैल और मई, है ना, का औसत वेतन है 8500, इसकी भी 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यदि उसके मई महीने का वेतन 6500, तो मई का वेतन दिया है 6500, तो उसका जनवरी महीने का वेतन निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फरवरी है, मार्च है और अप्रैल, तीनों इस दूसरे में भी कॉमन है, तो क्या करें हम घटा देंगे, ये बड़ा संख्या आएगी, देखिए 8500 तो घटाएंगे तो मई माइनस जनवरी बराबर हो जाएगा 8500 में से 8,000 घटाएंगे तो ये आएगा 500 गुणा 4, ठीक है। कितना आया ये 2,000, डिफरेंस आया 2,000। मई का कितना है 6500, 6500 तो जनवरी, जनवरी को उधर ले जाए, यहाँ लिख देते हैं माइनस के जनवरी बराबर हुआ 2,000, है ना। अब जनवरी को हम इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा 6500 माइनस 2,000, 6500 माइनस 2,000 तो घटाई कितना हो जाएगा 4500। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए हमें सबका रिलेशन निकालना पड़ेगा। बी का नंबर होता है 22, आर का होता है 18, यू का होता है 21, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस देखिए तो ये माइनस के 4 का है ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 4 हो गया और यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। बाकी में भी चेक करते हैं, ये हो गया 6 और 1 और 5, यहाँ डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है माइनस के 5 का और यहाँ पे प्लस के 4 का। बाकी देखिए 16 11 और 15, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस के 5 का और यहाँ पे प्लस के 4 का। यहाँ देखिए इसमें 13 8 और 12, है ना। यहाँ पे माइनस के 5 का और यहाँ पे प्लस के 4 का। देखिए -5 -5 -5 और यहाँ पे +4 है, तो ये अलग हो गया। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन संख्या 5 6 8 के अनुपात में है तो उनका योग 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका रेशो बड़ा होगा। रेशो किसका बड़ा है, इसका है 8, तो इसकी संख्या ही बड़ी आएगी 8। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 11 8 हो जाएगा 19। टोटल योग कितना है 3800, भाग कर दीजिए 19 से 2 बार में चला जाएगा 200, 8 दूनी हुआ 16, सबसे बड़ी संख्या मिलेगी हमें 1600। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में एक क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को कैश और ऑनलाइन माध्यम से बेची गई टिकटों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कितने टिकट बेचे गए? तो शुक्रवार ये है ना। कैश में बेचा गया 725 टिकट और ऑनलाइन बेचा गया 525 टिकट। तो शुक्रवार का पूछा तो जोड़ देंगे, 7 5 हो जाएगा 12, 25 25 हो जाएगा 50, 1250 टिकट बेचे गए। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में स्थित है। तो टाउन बी ये इधर हो गया, उत्तर में ए स्थित है। टाउन सी टाउन ए के दक्षिण में स्थित है। टाउन ए के दक्षिण में या तो सी इधर होगा या इधर होगा। ये हम पॉसिबिलिटी चेक कर लें, बी और सी के साथ कोई रिलेशन दिया है, डी सी हो गया, ई डी हो गया, बी ई हो गया, इधर हो गया बी और सी। टाउन बी जो है टाउन सी के दक्षिण में स्थित है, इसका मतलब सी यहाँ पे, सी के दक्षिण में टाउन बी है, तो सी यहाँ पे हो गया और बी इधर हो गया। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, टाउन बी टाउन सी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये सी से हम उत्तर पूर्व निकाले, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट और ये नॉर्थ है ना, उत्तर पश्चिम ये हो गया। यहाँ पे टाउन डी हैगा। ठीक है, टाउन ई जो है टाउन डी के दक्षिण में स्थित है। टाउन जो ई है टाउन डी के दक्षिण में, या तो यहाँ हो सकता है या इधर हो कहीं पे, है ना। तो इधर होता तो उसने एक दिशा दे रखी होती, एक दिशा कहीं नहीं दे रखी है, तो ये इसका मतलब है ये इधर नीचे ही है। तो टाउन जो है सी के सापेक्ष टाउन ई की स्थिति क्या है? सी के सापेक्ष टाउन ई की स्थिति, ये ईस्ट था ही और ये था साउथ, तो इधर कहीं आ रहा है बीच में, तो क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब में है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 जो है 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।